आज है 13 दिसंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। इसका उद्देश्य है कि 36,428 गाँवों को जहाँ पर अच्छी खासी ट्राइबल पॉपुलेशन है, करीब 50% पॉपुलेशन ट्राइबल है, तो उनको ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, इसके लिए स्पेशल सेंटर असिस्टेंट टू ट्राइबल सब स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसका ही नाम अब बदलकर प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना कर दिया गया है। ठीक है, इसको ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट कर रही है। 2021-22 से लेकर 2025-26 तक ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर है एनवायरमेंट एजुकेशन स्कीम, जिसको रिवैम्प करके एनवायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम नाम रखा गया है। ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंप्लीमेंट कर रही है। इसका उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको एनवायरमेंट के प्रति जागरूक करना और उनको एक तरह से मोबिलाइज करना कि वो इसके प्रति कुछ कर सकें। ठीक है, इसमें 2 प्रोग्राम्स हैं, नेशनल ग्रीन कॉज प्रोग्राम और नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम। नेशनल ग्रीन कॉज प्रोग्राम के तहत 1 लाख इको क्लब्स बनाए गए हैं स्कूलों और कॉलेजेस में। ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए। इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया गया है। हर इको क्लब को करीब 5,000 रुपये दिए गए हैं। ठीक है, नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स होंगे उनको कैंपिंग करने ले जाया जाएगा जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व्स हैं, ताकि उनको एक नेचर एक्सपीरियंस मिल सके। ठीक है, और वो उसके प्रति सेंसिटिव हो सके, नेचर के प्रति। ठीक है, उसके बाद न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2022-23 से 2026-27 तक। इसका उद्देश्य है कि जो भी लिटरेसी प्रोग्राम हो रहे हैं स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में 15 से ऊपर साल के लोग हैं उनके लिए, ठीक है, उनको सपोर्ट करना। इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि करीब 5 करोड़ जो लर्नर्स हैं अगले 5 सालों में उनको कवर करना, उनको इसके अंदर लाना। ठीक है, फिर है 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो कि भोपाल में होगा। पहला 2015 में हुआ था। ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का। इसके साथ ही एक संस्था और है, विज्ञान भारती। ठीक है, उसके बाद एक इनिशिएटिव है जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव। ये साउथ अफ्रीका और कीनिया का इनिशिएटिव है, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको कैसे इंक्लूसिव मैनर में ख़त्म करना है। ठीक है, फिर है श्री अरबिंदो घोष के बारे में। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था 15 अगस्त 1872 में, और इन्होंने आईसीएस का एग्ज़ाम पास किया था 1890 में, पर ये जॉब नहीं, मतलब सर्विसेज नहीं ज्वाइन कर पाए थे, क्योंकि हॉर्समैनशिप जो टेस्ट होता है वो फेल कर गए थे ये। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने बड़ौदा स्टेट सर्विसेज ज्वाइन किया और वहाँ के बड़ौदा स्टेट कॉलेज में पढ़ाया, वहाँ के प्रिंसिपल भी बने। फिर इन्होंने बाद में बंगाल नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया। एज ए रिवोल्यूशनरी इन्होंने कई काम किए हैं, जैसे वंदे मातरम जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था उसमें आर्टिकल्स लिखे थे। एक बंगाली वीकली था युगांतर, उसमें भी इन्होंने आर्टिकल्स लिखे थे। ठीक है, इन्होंने एक इंग्लिश जर्नल शुरू किया था धर्मा, और स्वराज, इसमें स्वराज के बारे में बात की थी। ये अनुशीलन समिति के फाउंडर भी रहे, और जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, तो उन्होंने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। और 1906 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और एक ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव दिए थे, स्वदेशी, स्वराज, एजुकेशन और बॉयकॉट। ठीक है, इनकी टीम थी जिन्होंने वो दिया था, उस टीम के हिस्सा थे ये। और अलीपुर बॉम्ब केस या अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में इनका नाम आया था, इनको जेल हुई थी। ठीक है, और बाद में इनका केस जो चित्तरंजन दास, जिनको देशबंधु कहा जाता है, टाइटल मिला था देशबंधु चित्तरंजन दास, इन्होंने ही इनका केस लड़ा था और इनको रिलीज़ करवाया था। उसके बाद से इन्होंने ब्रिटिश इंडिया छोड़ दिया और फ्रेंच कॉलोनी जो पौंडीचेरी थी, मतलब जिसको अब पुदुचेरी कहते हैं, वहाँ चले गए, और वहीं पर इन्होंने श्री अरबिंदो आश्रम बनाया था 1926 में। और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ इंटीग्रल योगा के लिए डेडिकेट कर दी। ठीक है, और इन्होंने कई सारे मेजर वर्क, मतलब लिटरेरी वर्क भी किए हैं। ठीक है, ऐसे ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेस, सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री आ लेजेंड एंड सिंबल, ऑन द वेदा। ठीक है, सावित्री सबसे बड़ी इंग्लिश पोएम मानी जाती है। ठीक है, फिर है आर्ट, कल्चर और क्राफ्ट की कंजर्वेशन डेवलपमेंट के लिए 7 जोनल कल्चर सेंटर बनाए गए हैं कल्चर मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है, ये पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में बनाए गए। ठीक है, ये जो जोनल कल्चर सेंटर्स हैं, ये राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, और ये रीजनल फेस्टिवल का भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक है, जो आर्ट और कल्चर के प्रमोशन के लिए होता है हर साल। और इन्होंने कई जो आर्ट डॉक्यूमेंट है उनको डिजिटल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट किया है। ठीक है,
फिर हाई कोर्ट में एडिशनल जज की नियुक्ति आर्टिकल 224 के तहत होता है। प्रेसिडेंट किसी भी ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को एडिशनल जज की तरह नियुक्त कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के लिए। इसमें 2 कंडीशन दी गई हैं, या तो अचानक से बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाए हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा काम बकाया रह जाए। ठीक है, जो भी पर्सन अपॉइंट होगा वो उस मैक्सिमम एज उसकी 62 ईयर्स दी गई है, उससे पहले ही होगा। ठीक है, 62 पे उसकी रिटायरमेंट होती है, इसलिए वो उसके बाद नहीं हो सकता। और ये भी कहा गया है कि अगर वहाँ परमानेंट जज की वैकेंसी है उस हाई कोर्ट में, तो जो चीफ जस्टिस हैं उस हाई कोर्ट की, वो एडिशनल जज के लिए रिकमेंडेशन नहीं देंगे। ठीक है, फिर है इमोशनल लेबर। इमोशनल लेबर क्या होता है? जब दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए या प्रोफेशनल गोल्स जो पेशेवर लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए अपने ही भावनाओं को प्रतिबंधित, संशोधित या दबाया जाता है, तो उसको इमोशनल लेबर कहते हैं। ठीक है, अभी एक सर्वे में पाया गया कि ये जो इमोशनल लेबर होता है ये वुमेन पर ज़्यादा पड़ता है मैन की अपेक्षा में। ठीक है, इसमें वो सारे इंडिविजुअल काम उनको करने पड़ जाते हैं जो सिस्टम उनको ही अप्रेस कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट इमोशनल लेबर का 1983 में दिया था आर्ली हॉचफील्ड ने, जो अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी द मैनेज हार्ट। ठीक है, इसमें एक्चुअली उन्होंने स्टडी की थी जो ब्लैक एंड ब्राउन वर्कर्स हैं ऑफिस वगैरह में, वो कैसे वो सारा काम करते हैं जो कि ऑफिशियल नहीं है एक तरह से। ठीक है, जिसके लिए उनको कोई सैलरी नहीं दी जाती है, बस वो उनको ये लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग हमारे बारे में गलत समझेंगे। ठीक है, तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।